देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं ताबिश हुसैन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कोरोना की आड़ में भ्रष्टाचार किया और उनकी पत्नी की कंपनी को पीपीई किट सप्लाई करने के ठेके दिए गए, जबकि उस कंपनी का मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना भी नहीं था। मनीष सिसोदिया के मुताबिक सरकार दूसरी कंपनियों से 600 रुपए में पीपीई किट खरीदती थी, लेकिन उनकी पत्नी की कंपनी को 990 रुपए प्रति किट के हिसाब से ठेका दिया गया। तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी तो यहाँ पर आरोप जो है पीपीई किट को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर। उस वक्त में जब कोरोना के वक्त में जरूरत थी पीपीई किट की, तब ये कहा गया कि इनकी पत्नी की कंपनी को जो है पीपीई किट के लिए ठेके दिए गए, और वो भी बाकी कंपनियों से जिस रेट पर खरीदी जाती थी उससे ज्यादा की कीमत पर। एक्सपोज की है बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसको उन्होंने, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज। जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपीई किट खरीदने के ठेके दिए गए, और वो भी बिना टेंडर के दिए गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए। उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपीई किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए। उस वक्त इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपीई किट खरीद रही थी, प्रति पीपीई किट 600 रुपए में खरीदती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो पीपीई किट सरकार को 600 रुपए में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो पीपीई किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपए में खरीदती थी, उस पीपीई किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपए में उसको भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने अपने बेटे की जो उनका बिजनेस है उसमें पार्टनर हैं, उनकी कंपनी यानी अपने बेटे के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को भी सीधे ठेके दिए। दो कंपनियां हैं, जीआरडी फार्मास्यूटिकल और मेरीटाइम हेल्थ केयर, इनको भी ठेका दिया गया पर किट 990 रुपए प्रति किट के हिसाब से, जबकि 600 रुपए में सरकार और कंपनियों से किट्स खरीद रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनियों को 990 में ठेका दिया गया, 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को गलत बताया है और उन्होंने कहा कि जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था तब असम के पास पीपीई किट की भारी कमी थी। उस वक्त मेरी पत्नी ने सरकार की मदद की थी और 1500 पीपीई किट्स दान की थी। मेरी पत्नी ने इसके लिए 1 रुपया भी नहीं लिया था। उन्होंने मनीष सिसोदिया पर गुवाहाटी में मानहानि का केस दर्ज कराने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय पीपीई किट्स की भारी किल्लत के चलते सभी सरकारों की तरह आपकी सरकार ने भी टेंडर न निकालकर सीधे खरीद की। साथ ही उन्होंने कहा कि आधे अधूरे दस्तावेज ना दिखाएं, दम है तो सारे तथ्य सामने रखें। एक डिओड्रेंट के बेहद आपत्तिजनक विज्ञापन पर दिन भर हंगामा होता रहा और सवाल उठने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस डिओड्रेंट के विज्ञापन को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही यूट्यूब और ट्विटर समेत कई प्लेटफॉर्म को विज्ञापन हटाने का आदेश दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब और ट्विटर को भेजी गई चिट्ठी में लिखा कि यह वीडियो मर्यादा और नैतिकता के नजरिए से महिलाओं की छवि धूमिल करता है और सूचना और प्रौद्योगिकी के 2021 के नियमों का उल्लंघन करता है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी विज्ञापन को अपने नियमों का गंभीर उल्लंघन करने और जनहित के खिलाफ पाया, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई की है। जिस तरीके से वो एड दर्शाया गया है, सीधे सीधे वो रेपिस्ट मेंटालिटी को बढ़ावा देता है इस देश में, और बार बार वो एड टीवी पे चलाया जा रहा है। तो मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है। मैं चाहती हूँ कि इस केस में एफआईआर दर्ज हो और मैं चाहती हूँ कि ये एड तुरंत टीवी से हटाया जाए और बाकी सारे प्लेटफॉर्म से भी हटाया जाए। मैंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है, क्योंकि इस तरीके के केसेस में उनको एक्शन लेने की जरूरत है। एक स्ट्रॉन्ग
पेनल्टी लगनी चाहिए इस कंपनी के खिलाफ जिसने चीप पब्लिसिटी के लिए इतना गंदा एड चलाया है जो सीधे सीधे महिला विरोधी है। और ऐसे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए हमारे देश में जिसमें जिसका जो मन आता है वो उस तरीके का एड चला देता है। तो कुछ तो एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इन दोनों अथॉरिटीज को नोटिस और लेटर लिखा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी स्ट्रांग एंड अर्जेंट एक्शन। हैदराबाद गैंगरेप केस में अब तक 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनमें से 2 नाबालिग हैं और 2 आरोपी फरार हैं। इनमें से एक बालिग को और एक नाबालिग है। हालांकि इस मामले में अब सियासी मोड़ भी जो है वो आ गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पुलिस पर मामले पर पर्दा डालने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। हैदराबाद में हफ्ते भर पहले एक किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल 2 आरोपी, एक बालिग और एक नाबालिग फरार हैं। इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विरोध प्रदर्शन किए और पुलिस पर आरोप लगाया कि वो मामले पर पर्दा डाल रही है। बीजेपी नेता रघुनंदन ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें उनका आरोप है कि पीड़ित लड़की के साथ कार में एक स्थानीय विधायक का बेटा है। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस ने अभी तक उसकी शिनाख्त क्यों नहीं की और उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। Where the gang rape is involved for a minor girl. नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में जो पुलिस 7 दिन में 7 कदम भी नहीं चल पाई, उसने पूरी जांच केटीआर के ट्वीट के बाद 3 घंटे के अंदर पूरी कर ली और विधायक के बेटे और मंत्री के पोते को क्लीन चिट दे दी। अब वो कह रहे हैं रघुनंदन ने झूठे आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि वो स्थानीय विधायक के बेटे का नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जब गाड़ियां बदली गई तो वो उन लोगों से अलग हो गया था। बाकी लोग इनोवा गाड़ी से आगे गए थे जिसमें यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़िता के बयान, कॉल डेटा की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बात सामने आई है कि वो वहां नहीं था। कहा जा रहा है कि पब में पार्टी सियासी तौर पर रसूखदार परिवार वाले ने की थी। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट। बिहार में जातिगत गणना कराने के लिए नीतीश कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सर्वसम्मति के बाद भी बीजेपी असहज दिख रही है। मनीष कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। भले बुधवार को इस सर्वदलीय बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से जातीय गणना पर लिए गए, लेकिन बिहार भाजपा जो शुरू से इस मसले पर असहज रही है, उसने नीतीश कुमार सरकार से अपने राजनीतिक एजेंडा के तहत आखिर ये मांग रख डाली। गणना से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यह एक आवरण मिल जाए छद्म नागरिकता का, इसकी सावधानी बरतनी है। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा समाज है जो कि मुस्लिम में अगड़ी जाति में आता है, शेख समाज में। और मैं जानता हूं कि एक पूर्व मंत्री थे जो कि शेख समाज के थे और उसके बावजूद वह कुल्हड़िया लिख करके ओबीसी के में चले आए थे। तो ये चीजें इस गणना में नहीं हो, इसका ध्यान बिहार सरकार को हर हालत में रखना होगा। हालांकि जायसवाल ने खुद माना है कि फिलहाल गणना में क्या क्या सवाल होंगे और उसके अंतिम स्वरूप पर निर्णय होना बाकी है, लेकिन पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया है कि इससे समाज में संघर्ष बढ़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि असल में इसके बहाने सब लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। समझिए कि बिना सहमति के हुआ, सर्वसम्मति से तय हुआ और बहुत अच्छा होगा, आप देखिएगा। फिलहाल नीतीश इस मुद्दे पर कम से कम अन्य दलों, खासकर तेजस्वी यादव के समर्थन से भाजपा को अपने अनुसार झुकाने में कामयाब रहे हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जम्मू कश्मीर में टारगेट अटैक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने शुक्रवार देर रात प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया और आतंकियों ने मजदूरों पर ग्रेनेड से यहां पर हमला किया, जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए। इसके साथ अनंतनाग के ऋषिपुरा इलाके में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। शोपियां में दूसरे सूबों से आए मजदूरों के ऊपर 24 घंटे के अंदर हुए दूसरे हमले के बाद
लोग दहशत में हैं। शुक्रवार की शाम को 4 मजदूर उस वक्त जख्मी हो गए जब दहशतगर्दों ने जैनपुरा के अगलर गांव में मजदूरों के ऊपर हथगोला फेंक दिया। एक दिन पहले ही बडगाम में एक मजदूर की मौत हो गई थी और एक घायल हुआ था। मजदूर कहते हैं कि अब लोग यहाँ महफूज नहीं हैं, इसलिए यहाँ से चले जाने का फैसला किया है। कल 8:30 बजे कुछ ब्लास्ट हुआ, जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसमें मेरा यहाँ चोट लगा, सिर में लगा, यहाँ लगा थोड़ा, और उसके बाद हम लोग पूरा खून से लाल हो गया था पूरा हाथ। सरकार से क्या रिक्वेस्ट है कि हम लोग अब नहीं रहेंगे, घर जाएंगे। कश्मीर में काम कर रहे अनुसूचित जाति के सैकड़ों कर्मियों ने जम्मू में एक विरोध प्रदर्शन करके फौरन जम्मू तबादले की मांग की। जो कर्मचारी घाटी छोड़ चुके हैं, उनका कहना है हाल में अनुसूचित जाति की एक शिक्षक रजनी बल्ला को चुनकर मारे जाने के बाद की वारदात के बाद अब वो घाटी में नहीं लौटेंगे। हम 2-3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम आज सड़कों में उतर चुके हैं और हम इससे भी ज्यादा सड़कों पर उतर के आएंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। और हम जल्द से जल्द गवर्नमेंट से, एलजी साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो मांग है कि हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने की गई हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने अपना काम करने से इनकार कर दिया था। 2010 से प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत 4000 कश्मीरी पंडित घाटी लौट चुके हैं। इन हमलों के बाद उनमें से ज्यादातर अपनी जान बचाने की खातिर जम्मू चले गए हैं। सरकार ने तकरीबन यह साफ कर दिया है कि कश्मीरी पंडित मुलाजिमों का तबादला जम्मू नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको कश्मीर में ही सुरक्षित जगहों पे रखा जाएगा। जैसे श्रीनगर में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने करीब 200 टीचरों का तबादला किया और उनको अपटाउन के सुरक्षित इलाकों में तैनात किया गया, लेकिन कश्मीरी पंडित इससे मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं उन्हें जम्मू भेजा जाए। सरकार की परेशानियां वहीं खत्म नहीं हो रही है, बल्कि आज जम्मू में दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिमों ने एहतजाज किया। वो भी चाहते हैं कि उनका तबादला कश्मीर से जम्मू हो, चाहे दलित मुलाजिम हो, कश्मीरी पंडित हो या माइग्रेंट लेबरर हो। हर एक कश्मीर में अपने आप को असुरक्षित समझता है। सरकार का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने ही मुलाजिमों को कैसे सुरक्षा का यकीन दे। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।